और सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर चक्रवात से भारी तबाही देखने को मिली है। जलपाईगुड़ी में चक्रवात से 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना है। मैंने अधिकारियों से बातचीत की है, लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज जिसको भी जिस भी मदद की जरूरत है वो मदद उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी तबाही चक्रवात से यहां पर देखने को मिली है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इस घटना पर संज्ञान लेते हुए नजर आए हैं। अब तक चक्रवात से 4 लोगों की मौत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए इस पूरे मामले में तत्काल सहायता के निर्देश भी दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के अफसरों से हालात की जानकारी ली, प्रभावितों तक सहायता तत्काल पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी में तूफान से प्रभावितों और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो बंगाल समेत 5 राज्यों में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें देखिए किस तरह से घर के छत उड़ गए हैं और सब हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और 5 की मौत हो गई है, 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 6 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अगर त्रिपुरा की बात करें तो 600 से अधिक घर तबाह हुए हैं। मिजोरम में चर्च गिर गया है। तो देखिए किस तरह से तबाही हुई है। भारी बारिश और तूफान ने पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में जमकर तबाही मचाई है। बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो कई मकान ढह गए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। ओलावृष्टि ने फसलें तबाह कर दी है। बारिश की वजह से और इस हादसे की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल में सभी को एडमिट कराया गया। अगर असम की बात करें तो यहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बीच अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एस जयशंकर। सुबह 9:30 बजे का वो वक्त जब कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, बताया जाता है, देखना बेहद अहम। और फिलहाल आपको बता दें कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी जानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातों का वो जिक्र कर सकते हैं। क्या कुछ वो बातें हो सकती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल कुछ घंटे के बाद में यानी कि सुबह 9:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है कि वो जानकारी दे किस तरीके से भारत लगातार इंटरनेशनली आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स की जा रही हैं और क्या कुछ किया जा रहा है तमाम दूसरे सहयोगी देशों के साथ में रिश्ते और ज्यादा बेहतर करने के लिए। सुबह 9:30 बजे फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर करते हुए नजर आने वाले हैं। इस दौरान तमाम सवालों के जवाब भी वो देते हुए नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त सुबह 9:30 बजे रखा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। अब एस जयशंकर क्या कुछ कहते हैं, देखना महत्वपूर्ण। और देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। खबर मिल रही हरियाणा से, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज मीटिंग होने वाली है। भक्त चरण दास की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे और उदयभान जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, लोकसभा सीट्स को लेकर मंथन होगा। कैसे कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करनी, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, इसको लेकर मंथन होने वाला है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग कई मायनों में खास। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान शामिल होंगे। और ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण फिलहाल मानी जा रही है क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट्स है और 10 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि जीत हम ही हासिल करेंगे। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या रणनीति यहाँ पर आज इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के तमाम में बड़े दिग्गज बनाते हुए नजर आते हैं। हरियाणा में मीटिंग होने वाली है और प्रदेश स्तर के जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जिनका अनुभव काफी ज्यादा है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। बढ़ते खबरों में आगे, केरल और केंद्र सरकार के बीच बीते विवाद का ये पूरा मामला। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज। जस्टिस सूर्यकांत केवी विश्वनाथन की बेंच आदेश सुनाएगी। केरल की ओर से वित्तीय सहायता की अंतरिम राहत की मांग पर आज आदेश आएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
केबी विश्वनाथन की बेंच आज सुनाएगी आदेश। केरल और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय विवाद से जुड़ा ये मामला और केरल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंतरिम राहत की मांग पर आज आदेश आएगा। जस्टिस सूर्यकांत, केबी विश्वनाथन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो बड़ी जानकारी, केरल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, अंतरिम राहत की मांग का आदेश आएगा और केरल और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना में पूजा की अनुमति देने का ये पूरा मामला है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 1 अप्रैल को आज सुनवाई करने वाला है। इसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाली निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। तो पूजा की अनुमति देने के खिलाफ ये मुस्लिम पक्ष की याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इसमें सुनवाई करने वाली है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था और अब आज इस पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज यानी कि 1 अप्रैल को आज सुनवाई करने वाला है। इसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाली निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के अलावा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है जिस पर आज सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इसमें सुनवाई करने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को इसमें चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिस पर अब आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। और इसी के साथ में अब शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की। अखबारों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि अखबारों में बेहद महत्वपूर्ण खबरें मौजूद और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जलपाईगुड़ी स्टॉर्म से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आंधी और बारिश से भारी तबाही की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया है। चक्रवात प्रभावित लोगों से मुलाकात भी उनके द्वारा की गई है। तस्वीरें भी सामने आई है। तेज रफ्तार आंधी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से भारी तबाही जलपाईगुड़ी में हुई है। जान माल के नुकसान पर ममता बनर्जी ने गहरा दुख जताया है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर लोगों के साथ में मुलाकात करते हुए उनको देखा जा सकता है। एक बड़ा स्टॉर्म आता है, तबाही जिसकी वजह से होती है, ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। तो जान और माल दोनों के नुकसान की जानकारी जलपाईगुड़ी से मिल रही है। और अभी कुछ देर पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इस पूरे मामले के ऊपर, इस पूरी घटना के ऊपर दुख व्यक्त किया गया है। दरअसल अब तक इस घटनाओं में कुल मिलाकर 4 से 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जो लोग घायल हैं उनमें 2 की स्थिति फिलहाल गंभीर मिल रही है, जानकारी मिल रही है। सीएम ने आश्वस्त किया है कि सरकार पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। चुनाव आचार संहिता के कारण वो कुछ बोल नहीं रही। उन्होंने कहा कि वे जलपाईगुड़ी सदर जाकर खराब मौसम से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगी। उनकी तरफ से ये कहा गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने अस्पतालों में घायल लोगों से मुलाकात की। जलपाईगुड़ी के बाग डोगरा हवाई अड्डे पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने विनाशकारी चक्रवात में जान गंवाने वाले पीड़ित के परिवारों से मुलाकात की है और जलपाईगुड़ी अस्पताल का भी दौरा किया। वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब सीएम ममता बनर्जी यहां पर पहुंची पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए, घायलों से मिलने के लिए। हालांकि आपको बता दें उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कई हिस्सों में रविवार दोपहर को तेज हवाएं चली, आंधी चली, ओलावृष्टि जमकर हुई जहां पर जान माल का नुकसान हुआ। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी संज्ञान लिया है। आगे बढ़ेंगे महिमा। बिल्कुल। देश के देखिए 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही मची। पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे भी रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल को लेकर आपको पलक जानकारी दे रही थी। असम में एयरपोर्ट की छत गिरी, असम से भी खबर। मिजोरम में चर्च ढह गई। तो देखिए लगातार तबाही देखने को मिली और देश के 4 ऐसे राज्य जहां पर भारी बारिश और तूफान की वजह से त्राही मच गई। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। आज सभी अखबारों में भी फिलहाल इसका जिक्र किया गया है कि इस भारी बारिश और तूफान की वजह से वहां के लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई है। वहां की राज्य जो सरकार है लगातार एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है और जो राज्य सरकार है वो लगातार आदेश भी दे रही है प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप ग्राउंड पर जो लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आंकलन कीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आपको भारी बारिश जब हुई उसके दौरान आप देख सकते हैं, बारिश के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग शहरों से। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छत देखिए ढह गई है,
यहाँ पर फसलों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि घर पूरी तरह से लोगों के टूट चुके हैं। यानी कि कुछ गांव ऐसे जहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस वक्त हुआ। ये असम और मिजोरम की तस्वीरें सब आपको हम दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आलम कुछ ऐसा ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, तो देखिए बंगाल समेत 5 राज्यों में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है और ये 2 तस्वीरों से आप समझ पा रहे हैं किस तरह से देश के 4 राज्यों में बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 6 उड़ानें प्रभावित हुई है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो 600 से अधिक घर तबाह हुए हैं। मिजोरम में चर्च गिरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल सहायता के निर्देश दिए हैं। तूफान से गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया। तो मिजोरम और मणिपुर की बात करें तो वहां भी काफी नुकसान हुआ है। अच्छा और रंजना, तूफान इतना ज्यादा तेज था, मैं जागरण अखबार मेरे पास, और इसमें लिखा है कि आंधी इतनी तेज थी कि मकानों की छत के ऊपर रखी जो टंकी होती है वो भी हवा की रफ्तार की वजह से उड़ गई। बिल्कुल, तो देखिए काफी ज्यादा तबाही मची, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। खैर, खबरों में बढ़ते आगे और अब बात करेंगे। कांग्रेस ने यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की घोषित करती है लिस्ट, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। राहुल, प्रियंका और सोनिया और खड़गे का नाम इसमें शामिल है। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है और 80 लोकसभा सीटों के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है और ये लिस्ट आपके स्क्रीन पर प्रियंका गांधी, राज बब्बर, अजय राय भी इसमें शामिल है। तो कांग्रेस ने जारी कर दी है यूपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट और इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अजय कुमार लल्लू सहित 40 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस लिस्ट को शेयर किया है और इसके साथ ही लिखा है कि लोकसभा आम चुनाव का पहला चरण जो 19 अप्रैल 2024 से निर्धारित है, उसके लिए प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। सभी नेतागणों को बहुत बहुत बधाई और आपके मार्गदर्शन में प्रदेश इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और इंडी गठबंधन सरकार बनाने का विजय मार्ग प्रशस्त करेगा। तो यूपी कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी करते हुए ये पोस्ट शेयर किया गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अजय कुमार लल्लू सहित कुल 40 नाम शामिल हैं। बढ़ते पलक आगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। नौकरी के नाम पर युद्ध में भेजा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कंसल्टेंसी ने दरअसल नौकरी कर झांसा देकर युद्ध में भेज दिया। रूस यूक्रेन के नाम पर युद्ध में भेजा है। वीजा कंपनी 19 लोगों पर धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज हो गई है। सीबीआई ने 13 पीड़ित परिवारों से पूछताछ इस पूरे मामले में की है। देखिए कैसे नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है और इसमें कई लोग थे जो कि इस पूरे झांसे में आ गए। कंसल्टेंसी के झांसे में कई लोग आ गए और जब उनसे पूछताछ हुई उसके बाद कई ऐसे खुलासे हुए। दरअसल सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। ये 13 परिवार थे और इसमें जो कई लोग थे उन्होंने ये जानकारी भी दी। युद्ध के दौरान वो घायल भी हुए, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। नौकरी के झांसे में कुछ भारत के युवा आ गए थे। उन्होंने अच्छी नौकरी रूस में दिलाने का वादा उस कंसल्टेंसी की तरफ से किया गया और वहां पर जाकर युद्ध में छोड़ दिया, जिससे कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो देखिए फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है। लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैसूर से अगली खबर। मैसूर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की खास नजर लगातार बनी हुई है। मैसूर लोकसभा सीट पर खास नजरें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने पूर्व राजघराने के वंशज को टिकट दिया है। यहां से कांग्रेस से एम लक्ष्मण मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं मैसूर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में क्या कुछ होता है ये देखना महत्वपूर्ण। दैनिक भास्कर में इसकी जानकारी दी गई है। बीजेपी ने पूर्व राजघराने के वंशज को टिकट दिया। इस बीच कांग्रेस से एम लक्ष्मण मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर सिद्धारमैया लगातार नजरें बनाए हुए हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और इसमें से एक सीट मैसूर की भी है। इस बार मैसूर सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव को आम आदमी बनाम राजघराने से मतलब कंपेयर करके ये कर रही है। जानकारी यहां पर अखबार में भी दी गई है। बीजेपी ने मैसूर के पूर्व राज परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के स्टेट स्पोक्सपर्सन एम लक्ष्मण को यहां से टिकट दिया है और मैसूर लोकसभा सीट राज्य के कांग्रेस सीएम सिद्धारमैया के लिए बड़ी ही अहम बताई जा रही है इसी वजह से, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा अहम होने वाला है इस सीट पर। आगे बढ़ते हैं और अखबारों में एक और बड़ी खबर है, उसके बारे में आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने दिखाया दम, है तैयार हम। एनुअल एयर डिफेंस फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और 7वीं कोर का फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन फिलहाल हुआ। आपको बता दें कि अटैक का जवाब देने की तैयारी इसमें परखी गई है। 17वीं कोर भारत की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर है और इसी बीच भारतीय सेना ने यहाँ पर फिलहाल दम दिखाया।
क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है और 7वीं कोर का फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन जब हुआ तो यहाँ पर भारतीय सेना ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार है। आज अगर दुश्मन देश कोई भी हरकत फिलहाल करते हैं तो उसका बेबाकी से जवाब यहाँ पर फिलहाल भारतीय सेना देती हुई नजर आएगी। और फिलहाल ये खबर भी अगर हम अखबारों के पन्ने पलटते हैं तो इस खबर को लेकर हर अखबार में विस्तार से बताया गया है, क्योंकि एयर अटैक का जवाब देने की तैयारी यहाँ पर परखी गई है कि एयर अटैक अगर होता है तो हमारी सेना कितनी तैयार है और हम किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसी की जानकारी फिलहाल यहाँ पर दी गई। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और बात अब इंडी गठबंधन की इंडी रैली की। दिल्ली में इंडिया की रैली देखने को मिली। गठबंधन ने 5 मांगे रखी है और दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 मांगे रखी गई है। बीते दिन तस्वीरें आपने देखी होगी कि किस तरह से संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव इंडिया की तरफ से ये कहा गया है। और आपको बताते चले कि इंडी ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। बीते दिन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की बड़ी रैली थी और तमाम अखबारों के अगर आप पन्ने पलट लें तो इसका जिक्र किया गया है। एक मंच पे तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो नजर आए हैं और सुनीता ने रैली में पढ़ा केजरीवाल का संदेश, 6 गारंटियों की जानकारी दी, 400 सीटों का दावा, तो इतनी घबराहट क्यों, अखिलेश का ये बयान है। और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो बयान देते हुए नजर आए हैं और तमाम इन बातों का जिक्र किया गया। आपको बताते चले कि देखिए बीते दिन जिस तरह से मोदी सरकार पर निशाना तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो साधते नजर आए। महारैली में दिल्ली के कोने कोने से लोगों की भीड़ भी जुटी और मिनी बसों ने ध्यान जरूर खींचा है। जैसे जैसे धूप बढ़ी, रैली में पानी के लिए लोगों को इधर उधर भी भटकना पड़ा। ये भी तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई है। इंडी गठबंधन की ओर से जो वादे किए गए, चलिए वो आपको बताते चलिए। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे और कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। ये गठबंधन के दौरान की तमाम बड़ी बातें हैं। पूरे देश में गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। हर गाँव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अगर गरीबों और अमीरों के बच्चे को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की ओर से ये वादे किए गए। साथ ही साथ किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी निर्धारित करने, उनके फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है और देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली वालों के अधिकार बेहद कम हैं। उनकी चुनी हुई सरकार को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का संदेश वो भी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा और ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया। पलक चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी लेह की, जहां पर वांगचुक के बाद अब लेह में 70 और महिलाएं अनशन पर बैठ गई। आपको याद होगा सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। करीब 20 दिन के बाद उन्होंने 21वें दिन अपना अनशन तोड़ा था। -8 डिग्री सेल्सियस में भूख हड़ताल अब ये महिलाएं कर रही हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग इनके द्वारा हो रही है। सोनम वांगचुक ने की थी भूख हड़ताल और 21वें दिन भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ी थी। हालांकि उन्होंने तब ये भी कहा था कि भारत लोकतंत्र की जननी है, हम किंग मेकर हैं, हम किसी सरकार को अपने तरीके से बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर वो काम नहीं करती है तो सरकार को भी बदल सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा था यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उस दौरान जब अनशन उन्होंने तोड़ा था तभी इस बात का जिक्र उन्होंने कर दिया था कि ये जो आंदोलन अभी फिलहाल खत्म हो रहा है लेकिन इसके बाद महिलाएं आंदोलन पर बैठेंगी। तो अब 70 महिलाएं यहां पर अनशन पर बैठी हैं और ये अनशन महिलाओं का चलने वाला है 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक यहां पर महिलाएं अनशन पर बैठेंगी और रोजाना उनका साथ देने के लिए अलग अलग बैच में ये महिलाएं बैठती, 400 से 500 की संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। 6 अप्रैल तक महिलाएं अनशन पर बैठेंगी और उसके बाद युवा फिर अनशन पर बैठेंगे अपनी तमाम मांगों को लेकर। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। 370 सीटों का टारगेट दिया गया है, दक्षिण पूरा करेगा। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, इस बात को वो गिनवाते हुए नजर आए। 10 साल में दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट में काम किया गया है, इसके नतीजे मिलने शुरू हो गए। नितिन गडकरी के द्वारा तमाम बातें कही गई। देखिए कल नागपुर से नितिन गडकरी को सीट एज अ कैंडिडेट बीजेपी के द्वारा उतारा गया है। नितिन गडकरी कल रोड शो करते हुए लोगों के साथ में संवाद करते हुए भी नजर आए। वो तस्वीरें भी भारत 24 ने आपको दिखाई थी। फिलहाल नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसके बारे में जानकारी दी और दक्षिण का जिक्र करते हुए कहा कि जो टारगेट 370 का या 400 पार का दिया गया है दक्षिण के साथ में वो पूरा होगा। और इसी के साथ साथ में जानकारी दैनिक भास्कर में यह भी दी गई है कि प्रचार की राजनीति से नफरत, अपना डमरू खुद नहीं बजाता, गडकरी ने कहा। गडकरी बोले कि 50 करोड़ का काम कराया, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। और ऐसी तमाम बातें बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नितिन गडकरी यहां पर नजर
नजर आए और उनके द्वारा रोड शो भी किया गया नागपुर में। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्टेटमेंट को लेकर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन मेरठ में देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी थे और पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया। बड़े बड़े सत्ताधारी जो है वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इजाजत फिलहाल जमानत नहीं मिल रही है, इजाजत नहीं मिल रही है बाहर निकल के। मेहमानों ने जो धन लूटा वो गरीबों को लौटाऊंगा, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे। दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज अगर आप देखते हैं तो हेडलाइन है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के लिए भाजपा ने प्रचार अभियान की शुरुआत रविवार को पश्चिमी यूपी की मेरठ से की। पहली सभा में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDI पर जमकर निशाना साधा और कह रहे हैं कि ये चुनाव 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में तो दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में। इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बना लिया। इन्हें लगता है कि मोदी डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा देश मेरा पूरा परिवार। आखिर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ जो फ्लाइट्स जो लेट चल रही है उनकी जानकारी आपको देंगे। बेंगलुरु फ्लाइट जो कि रद्द हो गई है। बेंगलुरु कोलकाता फ्लाइट करीब 2 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट सुबह 8 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी। इसके अलावा बेंगलुरु नांदेड़ फ्लाइट 1 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट सुबह 8:15 पर बेंगलुरु से रवाना होगी। बेंगलुरु कोल्हापुर फ्लाइट जो कि रद्द कर दी गई है। बेंगलुरु कोच्चि फ्लाइट करीब 3 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट सुबह 10:55 पर बेंगलुरु से रवाना होगी। चेन्नई मुंबई फ्लाइट करीब 2 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट अब चेन्नई से 8:50 पर रवाना होगी। हैदराबाद तिरुपति फ्लाइट जो कि रद्द हो गई है। हैदराबाद कोलकाता फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। हैदराबाद मुंबई फ्लाइट करीब 2 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। फ्लाइट सुबह 9 बजे हैदराबाद से रवाना होगी। इसके अलावा हैदराबाद विजयवाड़ा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। हैदराबाद मुंबई की फ्लाइट करीब 1 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट सुबह 9:30 पर 9:30 बजे हैदराबाद से रवाना होगी। आपको बता दें फ्लाइट सुबह 10:55 पर बेंगलुरु से रवाना होने वाली। तो ये तमाम जो फ्लाइट्स हैं जो देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट्स जिनको रद्द कर दिया गया है। तो तमाम उन फ्लाइट्स की जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि देरी से चल रही हैं या फिर जिनको रद्द कर दिया गया है बहुत ज्यादा देरी की वजह से। तो देखिए इन तमाम खबरों पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। ये फ्लाइट्स की जानकारी आपको फिलहाल हमने दी, ऐसे तमाम आगे भी खबरें आपको हम दिखाएंगे।